थे कपि, वन मानुष, वन मानुष से विकसित हुआ है मानव। माना जाता है कपि के पास गुणसूत्र मतलब हर एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं जिन। ये जिन क्या है, एक बार मैं फिर दोहरा दूं। मानव का शरीर बना है करोड़ों प्रकार की कोशिकाओं का। हर कोशिका में एक केंद्रक होता है, हर कोशिका में एक केंद्रक होता है, हर केंद्रक में धागे होते हैं। इन धागों को हम नाम देते हैं गुणसूत्र। और प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। इस कमरे में बैठे हुए प्रत्येक मानव के शरीर के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र मिलते हैं। अगर ये गुणसूत्र ज्यादा और कम हो जाए तो शरीर और जीवन और व्यक्ति बदल चुका होता है। तो कपि के अंदर 46 की जगह पर कितने हैं? 48। मानव का उदय इसी से माना जाता है। यह माना कुछ ऐसे जाता है जैसे आज भी मानवों में थर्ड जेंडर के जो लोग हैं वास्तविक रूप से वह केवल और केवल इन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने और घटने के कारण बने हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या या तो एक से बढ़ गई या एक से कम हो गई, इस कारण से वह थर्ड जेंडर बन गए। तो ऐसी कल्पना की जाती है कि लाखों साल पहले ये 48 गुणसूत्र वाले कपि इस पृथ्वी पर होंगे बड़ी तादाद में। और जब ये बड़ी तादाद में होंगे तो कभी ना कभी इनमें भी तो थर्ड जेंडर जैसे लोग बने होंगे। वो जो 48 की जगह 46 बन गया होगा वो इनसे अलग दिखता होगा, कमजोर होगा। तो इनके समुदाय ने उस कमजोर प्राणी को अपने समुदाय और समाज से निकाल दिया होगा। यह घटना अफ्रीका के किसी जंगलों में हुई होगी। ऐसी कहीं अफ्रीका के दूसरे जंगलों में भी किसी समुदाय ने ऐसे ही कमजोर थर्ड जेंडर वाले पर्सन को हटा दिया होगा। और यही थर्ड जेंडर जो उनके लिए थर्ड जेंडर थे, उन्हें कहां पता था कि यही पहला जेंडर बनने वाला होगा और इसी से निर्माण हुआ होगा। इनकी मुलाकात हो गई होगी, यह पुरुष और महिला बन गए होंगे और इन्हीं की मुलाकात के बाद मानव 1 से 2, 2 से 4 और आज 800 करोड़ में बदल गए हैं। तो ऐसी कहानी के रूप में कहा जाता है कि यह कपि से उदय हुए होंगे। तो प्रत्येक लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं जिन। कोई पूछे कि ये जिन क्या है तो आइए समझा देना उसे। प्रत्येक शरीर बना है कोशिका से, कोशिका के अंदर होते हैं गुणसूत्र। इन गुणसूत्र धागे नुमा संरचना को जब हमने खोलकर देखा तो वास्तविक रूप से वो इस प्रकार से बने हुए दिखाई दिए। हमने इस संरचना का नाम रख दिया डीएनए। तो कोशिका के केंद्र में होता है धागा, उस धागे को कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र को एक को खोला जाए, एक को, तो वह ऐसा दिखता है जिसको हम नाम कहते हैं डीएनए। डीएनए का वह छोटे से छोटा टुकड़ा जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होगा, हम उसे बायोलॉजी में कहते हैं जिन। जिन एक डीएनए की सबसे न्यूनतम इकाई है जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। तो सिंपल सी बात, जिन इस दुनिया में मानव के प्रत्येक लक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। किसी की आंखें नीली और भूरी है तो समझ जाए कि नीली आंखों वालों के पास नीली आंखों का जिन है, भूरी आंखों के पास भूरी आंखों का जिन है। तो जिस प्रकार के जिन होंगे वैसे शरीर का अपीयरेंस आता है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो मानव के रक्त के लिए भी फिर कौन जिम्मेदार होगा? जिन। और यही जिन मानव में रक्त या ब्लड ग्रुप का निर्माण करते होंगे। जनरली एक लक्षण के लिए एक जिन जिम्मेदार होता है, लेकिन यह अद्भुत संयोग है कि मानव रक्त के लिए 3 जिन जिम्मेदार होते हैं और यह होते हैं IA, IB और स्मॉल आई। स्मॉल आई या स्मॉल आकृति से, स्मॉल अल्फाबेट से उन जिनों को दर्शाया जाता है जो कमजोर होते हैं। जैसे कमरे में कुछ लोग मजबूत होंगे, कुछ दुबले पतले कमजोर लोग होंगे, तो कमजोर जिनों को दर्शाने के लिए हम स्मॉल सिंबल उपयोग करते हैं। पर किसी भी व्यक्ति की कमजोरता से आप यह मत सोचेगा कि उसके शरीर में कमजोर जिन है। कमजोर जिन लक्षणों के रूप में हम इसे कमजोर कह रहे हैं। बाकी किसी का शरीर कमजोर और प्रबल इन जिनों के कारण नहीं होता है, शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और कम के कारण होता है। तो IA, IB और स्मॉल आई यह जिन जिम्मेदार होते हैं मानव रक्त के लिए। तो आइए पहले इतनी बातें लिख दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे। लिखना, प्रत्येक लक्षण के लिए जिन जिम्मेदार होते हैं, प्रत्येक लक्षण के लिए जिन जिम्मेदार होते हैं।
जो हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, जो हमेशा जोड़ी में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, जब यह जिन अगली पीढ़ी में जाते हैं तो आधे कर दिए जाते हैं। जब यह जिन अगली पीढ़ी में जाते हैं तो आधे कर दिए जाते हैं। जैसे कि मतलब माता के पास 30,000 जिन हो, पिता के पास 30,000 जिन हो, तो अगली पीढ़ी में जब माता जिन देगी तो केवल कितने देगी? पिता कितने देंगे? दोनों के मिलने से वापस कितने जिन बन जाएंगे? तो वो हमारे जैसा ही होगा, वो हमसे अलग नहीं होगा। इसी कारण से जिनों की संख्या प्रत्येक मानव की पीढ़ी में समान बनी रहती है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को पता होने पर अनुवांशिकी पता की जा सकती है। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं मानव के रक्त की अनुवांशिकी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मानव में रक्त समूह के लिए, मानव में रक्त समूह के लिए 3 जिन जिम्मेदार होते हैं। मानव में रक्त समूह के लिए 3 जिन जिम्मेदार होते हैं। IA, IB, स्मॉल आई। कैपिटल IA, कैपिटल IB, स्मॉल आई। अब जनरली आपको पता है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये जनरल हैं। वैसे अब वर्तमान में इसके अलावा भी कई प्रकार के रक्त समूह खोजे गए। M प्रकार, N प्रकार, MN प्रकार, तो कई प्रकार के रक्त समूह आ चुके हैं। लेकिन हम अभी भी जो किताबों में पढ़ते हैं जीवन, वो 4 हैं, AB और O। अब जरा समझते चलिएगा। किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह A केवल इसीलिए होगा क्योंकि उसके शरीर में A वाला जिन होगा, पर वो अकेले नहीं, हमेशा किसमें मिलेगा? जोड़ी में। तो जिसका रक्त समूह A होता है, इसका मतलब उसमें जिन कौन से होंगे? IA या IA स्मॉल आई। स्मॉल आई एक कमजोर जिन है जो अपने आप को अभिव्यक्त तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास प्रबल जिन है। तो यहां पर स्मॉल आई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और रक्त समूह क्या बन जाएगा? A। तो जिसके पास B रक्त समूह होगा, मुझे बताना उसके पास जिन कौन से होंगे? या जिसके पास AB रक्त समूह है, मतलब A भी है और B भी है, तो उसके पास जिन केवल होंगे IA। बस यही जोड़ी हो सकती है। और ये जो O है ना, इसे O आप लोग कहते होंगे बायोलॉजी में, यह शून्य है। शून्य का मतलब कैपिटल I और कैपिटल B में से कोई भी जिन नहीं है, तो कौन से जिन होंगे? और इसी कारण से वहां पर बनने वाला रक्त समूह हम कह देंगे O प्रकार का है, 0 प्रकार का है। अब यहां पर हमें एक और बात समझनी है। बार बार हम ये जो रक्त समूह कहते हैं, ये रक्त समूह है क्या? रक्त समूह मतलब रक्त में मिलने, रक्त में कौन से प्रकार का ही उसी नाम का होता है। अब तुम्हें एक बात और सिखा दूं मैं, एंटीजन का प्रतिस्पर्धी होता है एंटीबॉडी, इनमें घनिष्ठ प्रेम है। अगर ये एक ही जाति का एंटीजन और एक ही जाति की एंटीबॉडी आ जाए तो ये गले मिलते हैं, और इन्हीं के गले मिलने को हम कहेंगे कि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी रक्त शरीर में ही जमने के कारण। तो प्रकृति कभी ऐसा नहीं होने देगी कि जिस नाम का एंटीजन होगा, जिस प्रकृति का एंटीजन होगा, उसी प्रकृति की एंटीबॉडी उसके शरीर में वो बनने नहीं देगी। अगर उसी प्रकृति की एंटीबॉडी और उसी प्रकृति का एंटीजन बन गया तो फिर उसका शरीर में रक्त का थक्का बन जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ
कि हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले में जो एंटीजन होगा वह तो ए प्रकार का होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए प्रकार की नहीं होगी। तो फिर कौन सी होगी? बी। उसे स्मॉल लेटर से दर्शा रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि एंटीजन अलग है, एंटीबॉडी चीज अलग है। कैपिटल और स्मॉल केवल आपकी सहूलियत के लिए, मानव की सहूलियत के लिए बनाया गया है। रक्त में कोई ए नाम और बी नाम से घूम नहीं रहा है, ये हमने नाम रखे सरलता के लिए। तो मुझे बताना, बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी? ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन और दोनों ही। क्या एंटीबॉडी डालने की कोशिश करोगे कोई भी? तो ऐसा रक्त है जिसमें ब्लड ग्रुप वाली एंटीबॉडी इसमें नहीं मिलती। और ओ ब्लड ग्रुप का मतलब उसमें ना तो ए है ना बी एंटीजन है, और जब दोनों नहीं है तो शरीर किसका निर्माण कर लेगा? एंटीबॉडी ए भी और बी भी। अब इसमें रटना नहीं है, देखना दो बातें अगर मेरी आप याद कर सको तो उम्र के 80 साल में भी नाती पोतियों को रक्त समूह के बारे में समस्त दुखों का निवारण कर सकते हो। पहली बात तुम्हें याद रखनी है कि जिस नाम का ब्लड ग्रुप होता है उसी नाम क्या एंटीजन होता है, और एंटीजन और एंटीबॉडी में घनिष्ठ मित्रता है। जब भी मिलेंगे तो गले मिलेंगे जिससे ब्लड क्लॉट होगा, इसलिए जिस नाम का एंटीजन होगा उस नाम की एंटीबॉडी रखी नहीं जाएगी। तो अब सामान्य रूप से ए वाले ब्लड ग्रुप में जिन पता हो गए, तुम्हें पता चल गया कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज क्या होती है। ये प्रोटीन होते हैं जिसके आधार पर हम रक्त को अलग अलग करते हैं। वास्तव में पहले जब इसके बारे में इतनी खोज नहीं हुई थी तो पहले एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देते थे और मंदिर के सामने बैठ जाते थे और शुरुआत करते थे कि किसी तरीके से व्यक्ति बच जाए। बच जाता होगा अगर वह सेम ब्लड ग्रुप वाला होगा, और नहीं बच पाता होगा अगर वह असमान होगा। बाद में उसे लोग कई प्रकार से कहानियों में बदल देते होंगे कि पुराने जन्मों के पाप थे या पुराने जन्मों के पुण्य थे, पर वो ना तो पाप थे ना पुण्य थे, वो एंटीजन और एंटीबॉडीज थे। अब हम इसमें चर्चा करें तो क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? अब आप एक बार मुझे बता दीजिए, मैं देखूं कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा, इसका मतलब पहले जिन बताए, जिन आई बी या आई बी, एंटीजन, एंटीबॉडी। क्या अब इसमें कोई कंफ्यूजन रहा है? यह बात क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अगर अभिभावकों के ब्लड ग्रुप ये हैं तो बच्चों के ब्लड ग्रुप कैसे निकाले जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न लिखना, यदि किसी दंपत्ति में पिता का रक्त समूह ओ और माता का रक्त समूह ए बी हो, यदि किसी दंपत्ति में पिता का रक्त समूह ओ और माता का रक्त समूह ए बी हो, तो बच्चों के रक्त समूह क्या होंगे? हम हल करके देखेंगे। उत्तर सर को सब पता है, रटी रटाई बातें हैं और मैं आपको बताने आया हूं। मतलब आपको ये भ्रम हो जाता है बीच बीच में कि सर को शायद नहीं पता होगा, सब रटी रटाई बातें हैं। मैं तो केवल और केवल उन्हें बार बार दोहराकर तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। आते हैं इसी प्रयास में आगे। मुझे बताइएगा, पिता का रक्त समूह और ओ होने का मतलब उनके अंदर जिन, माता का रक्त समूह ए बी होने का मतलब उनके अंदर जिन। क्या माता दोनों जिन अपने बच्चे को देगी? क्या पिता दोनों जिन अपने बच्चे को देगा? नहीं, इनमें से कोई एक जिन पिता से, एक जिन उसे माता से मिलेगा। अब हम संभावना देख रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक डिब्बा बनाते हैं, और जैसे कि हम नंबरों का मल्टीप्लाई करते थे वैसे इन सिंबलों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर माता और पिता को मैंने लिख दिया है।
जब आप बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते तो यहां ऊपर माताओं को लिखते हैं, यहां पिताओं को लिखते हैं, लेकिन हमें सीखना है बस कि कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं। कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हमें नहीं करना है। जरा समझिएगा पहले, जो खास करके जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो यहां ध्यान देना। जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो पहले 2 गुना में 5, यहां क्या लिख देंगे 2 गुना में 4, 3 गुना में 5, 3 गुना में 4। क्या तरीका समझ में आ रहा है? यही तरीका हमें यहां भी अप्लाई करना है ABCD में। तो आईए और स्मॉल आई तो बच्चे में आ जाएंगे जिन, या तो इस आईए की मुलाकात इस जिन से हो सकती है, या इस आईए की मुलाकात इस जिन से हो सकती है, या इस आईबी की मुलाकात इस जिन से हो सकती है, या इस आईबी की मुलाकात इस जिन से हो सकती है। ये दोनों तो मुलाकात करेंगे नहीं क्योंकि वो तो पिता के हैं, और ऊपर के दोनों मुलाकात करेंगे नहीं, वो तो माता के हैं। माता एक देगी, पिता एक देगा, कौन सा देगा हमें नहीं पता है। हमने सारी संभावनाएं बनाकर देख ली। बताइए इस बच्चे के बारे में क्या राय है आपकी? इसके बारे में यहां पर मतलब इस दंपत्ति के जितने बच्चे होंगे उनके रक्त समूह या तो A होंगे या B होंगे। अब इस पर मैं तुम्हें सवाल दिखा रहा हूं, तुम्हारे एग्जामिनर ने कहां कहां से सवाल चुरा कर लाए हैं। इसमें एक सवाल बनाया गया था कि एक दंपत्ति के 3 बच्चे हैं। दंपत्ति में माता का रक्त समूह O, पिता का रक्त समूह AB है, और इस दंपत्ति के 3 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा इन्होंने गोद लिया है और 2 बच्चे इनकी स्वयं की संतान है। इन बच्चों के रक्त समूह O, A और B प्रकार के हैं। तब गोद लिए हुए बच्चे का रक्त समूह कौन सा होगा? आंसर आएगा O, क्योंकि इस दंपत्ति के बच्चों के रक्त समूह कभी O नहीं हो सकते। या तो A होगा या B होगा। तो आपने बना दिया इसे बना दीजिए। अगला विवाह आपको करना है, जो मैं बताऊंगा उसके बारे में आप कहीं और ध्यान दे रहे होंगे। बना लिया है? लिखना। यदि माता का रक्त समूह A और पिता का रक्त समूह B हो, यदि माता का रक्त समूह A और पिता का रक्त समूह B हो, तो बच्चों के रक्त समूह क्या होंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। A बताया, B बताया, ये थोड़ी बताया कि उनमें जिन कौन से, क्योंकि 2 संभावनाएं हैं वहां पर। तो सामान्य रूप से एक गरीब व्यक्ति हमेशा इन संभावनाओं को लेगा जब उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया होगा। तो कैपिटल आई और स्मॉल को आप लेंगे हमेशा। दोनों आई तभी लेना जब तुम्हारा एग्जामिनर अपने प्रश्न में स्पष्ट रूप से बता दे। यह घटना कुछ ऐसी है कि गांव के गरीब बच्चे से जो कहेंगे कि अगर जाओ बेटा बिस्किट लेकर आओ, तो गांव का गरीब बच्चा पार्ले जी ही लाएगा, क्योंकि उसका जीवन पार्ले जी तक ही सीमित है। तुम्हें अगर उसे बताना है कि नहीं क्रैकजेक लाना है, तो आपको उसे मेंशन करवाना पड़ेगा कि बेटा क्रैकजेक ही लाना। तुम भी गरीब गांव के व्यक्ति हो, तुम्हें याद रखना है जब कुछ भी ना कहा जाए तो पार्ले जी का मतलब कैपिटल आई स्मॉल आई। बाकी तुम्हारा एग्जामिनर विशेष रूप से बता दे कि समान जिन वाले गुणसूत्र हैं, तो वहां पर तुम समान मान लेना। अब ट्राई करो और बताओ कि बच्चों के रक्त समूह यहां क्या होंगे। चारों। कितने लोगों का उत्तर आ गया है? बाकी लोग भी ट्राई करिए। पड़ोसी की बिल्डिंग देखकर अपनी झोपड़ी नहीं जलाते, हम अपना उत्तर निकालते रहेंगे। वैसे ही टेबल बनाइए।
क्या आ गया आंसर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा, आई ए का मल्टीपल आई बी स्मॉल आई। बताए पहले वाले व्यक्ति के बारे में क्या राय है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। सवाल यह भी बनाया बढ़िया जा सकता है कि एक दंपत्ति के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के रक्त समूह अलग अलग हैं। बताइए दंपत्ति के रक्त समूह क्या रहे होंगे? तो केवल एक ही संभावना है, ए और बी। इसके अलावा किसी भी दाम्पत्य जीवन में चारों बच्चों के रक्त समूह अलग अलग नहीं बन सकते हैं। तो एक बढ़िया से प्रश्न इसमें उल्टा भी बन सकता है कि एक दंपत्ति के 4 बच्चे, चारों के रक्त समूह अलग अलग। बताइए दंपत्ति के रक्त समूह क्या रहेंगे? क्या इस टाइप के प्रश्नों के उत्तर अब निकल जाएंगे? अगर हमें कोई दंपत्ति के रक्त समूह बता दे तो हम बता सकते हैं कि बच्चे के रक्त समूह क्या रहेंगे। यहां पर अब लिखना, इसमें यहां पर एक सवाल बनता है फिर कई बार निगेटिव और पॉजिटिव का। ये जो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये क्या होता है? तो लिखना आर एच फैक्टर, RH फैक्टर। RH फैक्टर इसकी खोज बाद में हो पाई। यह भी ब्लड में मिलने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। जिनमें यह प्रोटीन मिलता है हम उसे कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब उसमें है। और जिसमें नहीं मिलता हम कहते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है।